आपके साथ शाजिया निसार, सीधा युद्ध क्षेत्र यूक्रेन के वासिल्कीव से। युद्ध को 56 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन रूस के हमले यूक्रेन के ऊपर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी मृदुल शर्मा भी युद्ध क्षेत्र से जुड़ चुके हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके साथ। मैं हूं मृदुल शर्मा। आज के बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि रूस ने अपने हमले कहां पर सबसे ज्यादा बढ़ाए हैं। मारियोपोल के इलाके की क्या तस्वीर सामने आ रही है वो भी हम आपको बताएंगे। रूस ने अब फिनलैंड और स्वीडन को एक बार फिर चेतावनी दे दी है। वहीं इस बीच यूक्रेन ने भी एक बार फिर डर जाहिर किया है कि आने वाले वक्त में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर, क्रीमिया के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर रूस ने अपने परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं। युद्ध का 56वां दिन है और मैं शाजिया निसार पहुंच चुकी हूं वासिल्कीव, जहां पर अभी भी जबरदस्त तरीके से रूस के हमले जारी हैं। ये तस्वीर आप देखिए, हमलों के बाद से इस बिल्डिंग की क्या हालत हुई है। आप चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबे का ढेर देख पा रहे होंगे। ये रिहायशी इलाका था जो कि अब पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो चुका है। ये देखिए, ये अपार्टमेंट्स थे जिनकी दीवारों पर सिर्फ कालिख नजर आ रही है। दीवारें काली स्याह हो चुकी हैं। यहां पर अगर आप निगाह दौड़ाएंगे तो आपको यहां पर सब कुछ निस्तनाबूद, बर्बाद और तबाह हुआ नजर आएगा। ये तो इधर की तस्वीर होगी, लेकिन इस बीच मैं आपको यहां की तस्वीर दिखाती हूं। ये देखिए, यहां से देखिए, जब हमला हुआ तो कितना जबरदस्त हमला था। रॉकेट अटैक, मिसाइल अटैक लगातार किए गए और ये देखिए, पूरी की पूरी दीवार क्षतिग्रस्त हो गई, अंदर तक घुस गया जो रॉकेट था। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऊपर देखिए, पूरी बिल्डिंग जो है वो काली सियाह तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। इधर देखिए, इधर का जो एरिया है वो पूरी तरीके से निस्तनाबूद हो चुका है, तबाह हो चुका है। इस समय मेरा चल पाना भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि मलबा इतना ज्यादा है, मलबा इतना ज्यादा है। ये रिहायशी इलाका था जिसको निशाना बनाया गया, इतनी बुरी तरह से निशाना बनाया गया कि सब कुछ बर्बाद हो गया। ये पूरी बिल्डिंग आप देखिए तबाह हो चुकी है। रेलिंग्स तक, रेलिंग जो लगी हुई है वो खत्म हो चुकी है पूरी तरीके से, वो तबाह हो चुकी है। उधर की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी। यहां पर रॉकेट अटैक किए गए, ये देखिए, और ये पूरी बिल्डिंग बुरी तरह से तबाह हो गई। मलबा बाहर तक पड़ा हुआ है। ये देखिए, जमीन में गड्ढे हो चुके हैं, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। मलबा इतना ज्यादा यहाँ पर है कि चल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। लेकिन तस्वीरें दिखाने के लिए मैं आपको ऊपर चढ़ रही हूँ ताकि आप अंदाजा लगा सकिए कि क्या सिचुएशन अभी इस समय यहाँ पर बनी हुई है। ये देखिए, सब कुछ खत्म है, सब कुछ बर्बाद है। शायद ही कोई कह सकता है कि कुछ दिन पहले तक यहाँ पर लोग रहा करते थे, क्योंकि ये रिहायशी इलाका है जिसको बुरी तरह से निशाना बनाया गया और अब यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ तबाह हो चुका है। ये देखिए, ये जो फट्टे हैं ये सिर्फ टिके हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये पुतिन लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पूर्वी और दक्षिणी हिस्सा जो यूक्रेन का है उसे अपने कंट्रोल में ले लें। इसके लिए वो लगातार अपनी रणनीति में भी बदलाव कर रहे हैं और रूस ये चाहता है कि यूक्रेन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। इसके लिए आज भी पूर्वी यूक्रेन में रूस ने अलग तरीके से अभियान चलाया है, हमले भी किए हैं। क्या रूस की रणनीति रही, कैसे आज हमले किए गए, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। और यूक्रेन के बीच छिड़ी विनाशकारी जंग को 56 दिन बीत चुके हैं और इन 56 दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब रूस ने यूक्रेन पर बारूद की बरसात न की हो। पुतिन इस युद्ध में यूक्रेन के खिलाफ अपनी रणनीति में लगातार बदलाव कर रहे हैं। अब रूसी सेनाओं ने पूर्वी यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। पूर्वी यूक्रेन पर पुतिन की टेढ़ी नजर। यूक्रेन के 2 टुकड़े की पूरी तैयारी। यूक्रेन के पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र पर कब्जे के लिए रूस ने बारूद की बरसात शुरू कर दी है।
शहरों और कस्बों को निशाना बना रही है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच 24 फरवरी से शुरू हुई जंग का ये नया चरण है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी कहा है कि यूक्रेन में रूस का सैन्य अभियान एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन जारी है और इस ऑपरेशन का एक और चरण अब शुरू हो रहा है। लावरोव ने कहा कि रूस के इस अभियान का मकसद डोनेट्स्क और लुहांस्क को पूरी तरह आजाद करना है। रूस की सेनाओं ने खार्किव और क्रामाटोर्स्क के पूर्वी शहरों पर भारी हमले किए। डॉनबास के पश्चिम में ज़पोरिज़िया और निप्रो में भी मिसाइलें गिराई हैं। पूर्वी यूक्रेन पर हमला कर रूस ने बड़े यूक्रेनी सेना को बड़े नुकसान का दावा किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मिसाइल हमलों से 13 यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया गया है और हथियारों के ठिकानों को नष्ट कर दिया गया, जबकि वायुसेना ने मिसाइल, वॉरहेड, स्टोरेज डिपो सहित 60 अन्य यूक्रेनी सैन्य सुविधाओं को नष्ट कर दिया। रूसी आर्टिलरी स्ट्राइक से पिछले 24 घंटों में लगभग 1300 यूक्रेनी सैन्य सुविधाओं और 1200 से अधिक सैनिकों को निशाना बनाने का दावा किया गया है। पूर्वी यूक्रेन में हमले तेज करने के पीछे रूस का मकसद बहुत बड़ा है। कीव पर कब्जे में विफल रहने के बाद रूस ने अब यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में मौजूद डॉनबास पर कब्जे की निर्णायक तैयारी कर ली है। रूस की नजर यहां यूक्रेन के बड़े प्राकृतिक खजाने पर है। यहां बड़ी तादाद में कोयले और इस्पात का उत्पादन होता है। अगर रूस डॉनबास पर कब्जे में कायम हो गया तो माना जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन के 2 टुकड़े करने में कामयाब हो जाएंगे। पूर्वी यूक्रेन अलग हो जाएगा। यही इलाका यूक्रेन की कमाई का बड़ा जरिया है, क्योंकि यहाँ यूक्रेन का बड़ा औद्योगिक केंद्र भी है। यूक्रेन का भी मानना है कि रूस सिर्फ डॉनबास पर ही नहीं बल्कि क्रीमिया के उत्तर और पश्चिम में नजरें गड़ाए हुए है। रूस यहाँ खेरसोन के दक्षिण इलाके पर भी पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है। इससे उसे दक्षिणी तट से रूसी सीमा तक एक जमीनी रास्ता मिल जाएगा और इससे क्रीमिया में पानी की आपूर्ति को नियंत्रित भी किया जा सकेगा। यूक्रेन के खिलाफ रूस रोज नई रणनीति पर काम कर रहा है। मारियोपोल को पूरी तरह से तहस नहस करने के बाद अब पुतिन का फोकस पूर्वी यूक्रेन पर है। डोनेट्स्क और लुहांस्क के प्रमुख क्षेत्र अभी भी यूक्रेन के हाथों में हैं। इसलिए रूसी सेना उत्तर, पूर्व और दक्षिण से आगे बढ़ते हुए पूर्व में यूक्रेन की सेना को घेरने की कोशिश कर रही है और इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में लेने के लिए ताबड़तोड़ हमले कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मारियोपोल में आज सबसे भीषण जंग हुई है। रूस का कहना है कि उसने लगभग मारियोपोल के ऊपर कब्जा जमा लिया है। इस बीच यूक्रेन के अजोव लड़ाकों को भी मारियोपोल में घेर लिया गया है। साथ ही जानकारी ये भी है कि मारियोपोल में अब सिर्फ गोलियों की आवाजें गूंज रही है चारों तरफ। भीषण जंग जारी है। 24 घंटे गोलीबारी जारी है। मारियोपोल में जंग सबसे निर्णायक दौर में बताई जा रही है। रूसी सेना और डीपीआर के लड़ाकों ने यूक्रेनी सेना और अजोव लड़ाकों पर भीषण प्रहार कर दिया है। मारियोपोल में मची तबाही। मारियोपोल की आखिरी जंग। जितना तगड़ा हमला रूस ने पिछले कुछ दिनों में मारियोपोल में किया है, उतना फिलहाल किसी और शहर में नहीं हुआ। रूसी सेना, उसकी नेवी के कमांडो और साथ में डीपीआर के सैनिकों ने यहां जंग को खत्म करने के लिए अंतिम और सबसे करारा प्रहार शुरू कर दिया है।
दक्षिण पूर्व का मारियोपोल शहर से यूक्रेनी सेना करीब करीब पूरी तरह से पीछे हट चुकी है, लेकिन कुछ इलाकों में वो मौजूद है। उसे चारों तरफ से घेर लिया गया है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन की ओर से लड़ रहे अजोव लड़ाके भी कुछ जगह मौजूद है। लड़ाई बिना रुके जारी है। मारियोपोल की सड़कों पर टैंक दौड़ रहे हैं, गोले बरस रहे हैं। रूसी टैंक दुश्मन के ठिकानों को लगातार निशाना बना रहे हैं। अजोवस्ताल प्लांट में लड़ाई। मारियोपोल के जिस इलाके में सबसे ज्यादा लड़ाई और जंग हो रही है उसमें एक है अजोवस्ताल प्लांट। यह स्टील प्लांट करीब 11 किलोमीटर में फैला बताया जा रहा है और इसके अंदर ही यूक्रेनी सैनिक मौजूद है। चारों तरफ से घेर कर कार्रवाई की गई है। अजोवस्ताल सोवियत युग का एक विशाल स्टील प्लांट है जो मारियोपोल शहर के भीतर है। यह खुद एक शहर जैसा है। सोवियत काल में निर्मित इस प्लांट के नीचे एक छोटा भूमिगत शहर है। बताया जा रहा है कि इसमें बमबारी, नाकेबंदी और यहां तक कि परमाणु हमले का सामना करने के लिए बनाए गए ढांचे हैं। रूसी सेना ने मारियोपोल में तैनात यूक्रेनी सेना के जवानों से कहा था कि अगर वो अपने हथियार डाल देते हैं तो उन्हें उनके जीवित रहने की गारंटी दी जाएगी। बताया जा रहा है कि ज्यादातर सैनिक या तो पीछे हट चुके हैं या मारे जा चुके हैं, लेकिन कुछ यूक्रेनी सैनिक डटे हुए हैं। लेकिन ये कब तक मोर्चा संभाल पाएंगे ये कहा नहीं जा सकता। चेचेन लड़ाकों का हमला। मारियोपोल में रूस की एक बड़ी ताकत चेचेन लड़ाके भी हैं, जिन्होंने कई इलाकों को यूक्रेनी सेना से आजाद करा दिया है। चेचेन लड़ाके खुद ही अपने मिशन का वीडियो वायरल करते रहते हैं। आठ हफ्ते की घेराबंदी। करीब 8 हफ्ते की घेराबंदी के बाद रूसी बलों के कब्जे में जाता दिख रहा मारियोपोल। इस बीच यूक्रेन के बंदरगाह शहर मारियोपोल में हालात बेहद ही खराब है। ये शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। पूरे शहर में रूसी टैंक और बख्तरबंद वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। आम लोग कहीं दिख नहीं रहे। ज्यादातर लोग शहर छोड़कर भाग चुके हैं। मारियोपोल को यूक्रेन का दिल माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि रूस इस इलाके को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेने के बाद दूसरे शहरों पर ध्यान केंद्रित करेगा। वहीं यूक्रेन चाहता है कि जितना हो सकता है यहां जंग जारी रहे। आपको बताते हैं कि मारियोपोल रूस के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद यह रूस के लिए अहम हो गया है। रूस लगातार अपने सैनिकों को पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में मौजूद अलगाववादियों से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। इस पर कब्जा होते ही क्रीमिया से सीधे जमीन के रास्ते जुड़ जाएगा। अगर मारियोपोल पर कब्जा हो जाता है तो रूस के पास काला सागर से सटे यूक्रेन के 80% तटीय क्षेत्र होंगे। इससे यूक्रेन के समुद्री व्यापार को बड़ा झटका लगेगा और वो दुनिया से कट जाएगा। बताया जा रहा है कि रूस ने मारियोपोल पर रॉकेट और मिसाइलों से हमला किया। 90% शहर बर्बाद हो चुका है। शहर में युद्ध के चलते बिजली, हीटिंग, ताजा पानी, खाना और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों की आपूर्ति ठप हो गई है। रूस का कहना है कि यूक्रेन आम लोगों को निशाना बना रहा है। मारियोपोल की अंतिम लड़ाई बेहद घातक हो चुकी है। देखना यह है कि इसका अंजाम क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है और यूक्रेन अब यह दावा करता है कि रूस उस पर परमाणु हमला कर सकता है। यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि क्रीमिया में रूस ने अपने परमाणु बम तैनात कर दिए हैं। क्या क्रीमिया से होगा परमाणु हमला? क्या क्रीमिया में रूस ने पहुंचाए परमाणु बम? परमाणु बमों से हमला कभी भी हो सकता है। ये डर फैला हुआ है।
यूक्रेन लगातार कह रहा है रूस परमाणु हमले की तैयारी में है। यूक्रेन इंटेलिजेंस ने इस बारे में एक और बड़ा दावा किया है। यूक्रेन की इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि रूस ने अपने परमाणु बमों को क्रीमिया पहुंचा दिया है। रूस लगातार परमाणु बमों को गिराने का अभ्यास कर रहा है। ये कहा जा रहा है कि ब्लैक सी में अपने जहाज के डूबने के बाद रूस ने ऐसा किया है। क्रीमिया पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था। ये एक बेहद महत्वपूर्ण जगह पर है। यहीं से रूसी सेना दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में घुसी है। क्रीमिया से ही मारियोपोल को जोड़ने की कोशिश में लगा है रूस। अब यूक्रेन कह रहा है कि रूस ने अपने परमाणु बम भी क्रीमिया पहुंचा दिए हैं। क्रीमिया के सेवेस्तोपोल में रूसी नौसेना के जंगी बेड़े का मुख्यालय है। यहीं से रूसी नौसेना यूक्रेन के ओडेसा, खेरसोन पोर्ट और दूसरे इलाकों को निशाना बना रही है। रूस की पूरी कोशिश है कि यूक्रेन को पूरी तरह से ब्लैक सी से काट दिया जाए। ब्लैक सी और अजोव सागर को एक छोटा सा क्रेच स्ट्रेट जोड़ता है। क्रीमिया से यूक्रेन पर हमला करना बेहद आसान होता है। इसलिए भी यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि रूस अपने परमाणु बम क्रीमिया में पहुंचा चुका है। भड़का हुआ है रूस। दरअसल पिछले हफ्ते यूक्रेन के मिसाइल हमले में ब्लैक सी में तैनात रूस का फ्लैगशिप जहाज मॉस्कोवा डूब गया। जहाज के डूबने से रूस को करारा झटका लगा है। इससे रूस की प्रतिष्ठा को भी झटका लगा है, लेकिन इसके बाद रूस ने हमलों में तेजी ला दी है। रूस ने पूर्वी यूक्रेन में आसमान से बम वर्षा कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जंग के बीच रूस का मिसाइल परीक्षण। रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का सफल टेस्ट किया है। रूस ने सरमैट मिसाइल का टेस्ट किया। बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट पर पुतिन ने सेना को बधाई भी दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से 56वां दिन है और आज भी ये जंग जारी है, ऐसे में रूस ने बड़ा काम किया है। आपको बता दें कि जंग के बीच में रूस ने मिसाइल परीक्षण किया है। रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, रूस ने सरमैट मिसाइल का टेस्ट किया है। ये बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट पर पुतिन ने सेना को बधाई भी दी है। बड़ी बात आपको बता रहे हैं, क्योंकि 56वां दिन है और आज भी युद्ध जारी है। रूस को जिस जीत की दरकार है, वो निर्णायक जीत अभी तक रूस को नहीं मिल पाई है। यूक्रेन बराबर पलटवार कर रहा है। ऐसे में बड़ा संदेश देता हुआ जिस तरीके से रूस ने ICBM का सफल टेस्ट किया है, यानी कि देखिए किस तरीके से अभी तक इस युद्ध के खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। ऐसे में बड़ी बात कि रूस ने ICBM का सफल टेस्ट किया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, महायुद्ध से जुड़ी हुई जंग के बीच रूस का मिसाइल परीक्षण हुआ है। सफल मिसाइल परीक्षण है। रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया है। रूस ने सरमैट मिसाइल का टेस्ट किया है। बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट पर पुतिन ने सेना को बधाई दी। धमकी देने वाले देशों को अब सोचना होगा, पुतिन कह रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस ने ICBM का सफल टेस्ट किया और बड़ी बात अब पुतिन कह रहे हैं कि जो देश धमकी दे रहे हैं उनको अब सोचना होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से ये युद्ध शुरू हुआ है रूस के खिलाफ कई देश आ गए हैं, नेटो देश इसमें शामिल हैं। ऐसे में आप समझिए कि पुतिन का ये सफल ICBM मिसाइल का परीक्षण और अब ये कहना कि धमकी देने वाले देशों को अब सोचना होगा। बड़ी बात।
जिस गड्ढे में अभी इस समय मैं खड़ी हुई हूँ, ये रूस के रॉकेट अटैक के बाद हुआ है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या यूक्रेन को और कमजोर करने के लिए रूस टैक्टिकल परमाणु बमों का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि अमेरिका की ओर से ये आशंका जताई गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ताकि आप खुद समझ सके कि आखिर ये टैक्टिकल परमाणु बम होते क्या हैं। यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियारों का प्रयोग अभी हुआ नहीं है, लेकिन ये डर सता रहा है कि ये कभी भी चलाए जा सकते हैं। रूस और यूक्रेन की जंग अब और खतरनाक होती जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जंग की शुरुआत से ही परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर चिंता जता रहे हैं। रूस चलाएगा टैक्टिकल परमाणु बम। अमेरिका और दूसरे देश बार बार ये कह रहे हैं कि रूस परमाणु हथियारों का प्रयोग कर सकता है। यह आशंका जताई जा रही है कि रूस टैक्टिकल परमाणु हथियारों का प्रयोग कर सकता है। एक अमेरिकी चैनल को दिए इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन पर टैक्टिकल परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं और दुनिया के सभी देशों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ये सिर्फ यूक्रेन का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सवाल है। रूस की परमाणु फोर्स अलर्ट पर है। रूस ने उन हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है जो कि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अब यूक्रेन ये आशंका जता रहा है कि रूस टैक्टिकल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। आपको बताते हैं ये होते क्या है। परमाणु हथियारों को दो श्रेणी में बांटा गया है, स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल। स्ट्रैटेजिक परमाणु हथियारों का इस्तेमाल लंबी दूरी के लिए किया जाता है और इनका मकसद ज्यादा तबाही मचाना है। टैक्टिकल परमाणु हथियार कम दूरी के लिए होते हैं और कम तबाही मचाने के लिए इनका प्रयोग हो सकता है। टैक्टिकल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल सीमित स्तर पर किया जा सकता है। इनका इस्तेमाल जंग के मैदानों और सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया जा सकता है। इनमें छोटे बम, मिसाइलें और माइंस भी शामिल होती हैं। ये छोटे और बड़े दोनों बम ले जा सकते हैं। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया था। उसके बाद से कुछ देशों ने उससे भी घातक परमाणु बम बना डाले, लेकिन किसी भी देश पर गिराए नहीं। ये परमाणु हथियार कितनी तबाही मचा सकते हैं, ये उनके साइज पर निर्भर करेगा। टैक्टिकल परमाणु हथियार भले ही स्ट्रैटेजिक हथियारों से छोटे होते हैं, लेकिन तबाही में कम नहीं होंगे। टैक्टिकल परमाणु बम 1 किलो टन से 100 किलो टन तक होते हैं। हिरोशिमा में अमेरिका ने जो एटम बम गिराया था वो 15 किलो टन का था। उससे करीब 1.25 लाख लोगों की मौत हुई थी। अगर 100 किलो टन का टैक्टिकल बम गिरता है तो करीब 10 लाख लोगों की मौत हो सकती है। कोल्ड वॉर के समय अमेरिका और रूस दोनों ने इस तरह के परमाणु बम बनाए। माना जाता है कि इस समय रूस के पास ऐसे करीब 2000 हथियार हैं, जबकि अमेरिका के पास मात्र 200 के करीब। सवाल यह है कि क्या रूस परमाणु हथियारों का प्रयोग करेगा? यूक्रेन और पश्चिमी देश तो लगातार ऐसा कहते आ रहे हैं। हालांकि रूस ने इससे इनकार किया है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि रूस इस जंग को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता है। वो यूक्रेन को नाटो देशों से मिल रही मदद से भी नाराज है। रूस अपने मॉस्कोवा जहाज के डूबने से भी गुस्से में है। यह आशंका जताई जा रही है कि अगर रूस को और बड़ा नुकसान होता है तो जंग परमाणु जंग में बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस
और यूक्रेन की जंग को 56 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन यूक्रेन अब भी डटा हुआ है। इस बीच माना यह जा रहा है कि यूक्रेन इस जंग में अब भी डटा हुआ है, इसलिए क्योंकि अमेरिका समेत तमाम देश यूक्रेन को हथियारों की मदद भेज रहे हैं। इस बीच हमें यह खबर मिली है कि एक बार फिर से अमेरिका ने हथियारों से भरे हुए जहाज यूक्रेन की तरफ भेजे हैं यूक्रेन की मदद के लिए। रूस दुनिया की महाशक्ति है और यूक्रेन किसी भी मामले में उसके सामने टिक नहीं सकता, लेकिन ज़ेलेंस्की रूस के सामने पिछले 56 दिनों से टिके हुए हैं। रूस से टकराने और आर पार की जंग के लिए यूक्रेन तैयार दिख रहा है, लेकिन सवाल यह है कि ज़ेलेंस्की किसके बूते पर पुतिन से लोहा लेने के लिए तैयार बैठे हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर देश से जंग लड़ने के लिए यूक्रेन अपने सहयोगी देशों से मदद ले रहा है और उसको तमाम तरह की मदद मिल रही है। अमेरिका के हथियार, पुतिन पर प्रहार। युद्ध में यूक्रेन के बाहरी मददगार। इन विशालकाय ट्रकों पर लदे सैन्य साजो सामान पर नजर डालिए। ये अमेरिका का M142 हिमारस मिसाइल सिस्टम है, जो अब यूक्रेन की ताकत बढ़ाएगा। अमेरिका ने इस घातक मिसाइल सिस्टम को रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को सौंप दिया है। हिमारस मिसाइल सिस्टम की मदद से यूक्रेन की सेना रूस पर बारूद की बरसात कर देगी। हिमारस के रूप में यूक्रेन को अमेरिका से बड़ी सहायता मिली है। आखिर M142 हिमारस मिसाइल सिस्टम है क्या, इसकी खासियत क्या है, ये भी आपको बताते हैं। हिमारस M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है, जो हिमारस M270 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का हल्का और पहिएदार संस्करण है। हिमारस को उसी पोर्ट से लॉन्च किया जाता है जिससे M270 MLRS को लॉन्च किया जाता है। एक पोर्ट में 6 रॉकेट या एक मिसाइल लगाई जा सकती है। इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 480 किलोमीटर तक प्रहार करने की है और अधिकतम रफ्तार 85 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अफगानिस्तान, सीरिया और इराक में जंग के दौरान अमेरिका ने इसका इस्तेमाल किया था। इसी बीच खबर यह भी है कि यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य सहायता की पहली खेप मिल गई है। अमेरिका ने हाल ही में यूक्रेन को $800 मिलियन की सुरक्षा देने का वादा भी किया था, जिसके तहत इस नई खेप में होवित्जर आर्टिलरी सिस्टम, 40,000 आर्टिलरी राउंड, बख्तरबंद वाहन और अन्य हथियार शामिल हैं। पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल FGM जैवलिन दी है। अमेरिका ने यूक्रेन को रूस में ही बने Mi-17 हेलीकॉप्टर दिए हैं। साथ ही अमेरिका ने यूक्रेन को मजबूत हैमर गाड़ियां मुहैया करवाई हैं। इसके अलावा अमेरिका आधुनिक रडार सिस्टम और गश्ती नाव यूक्रेन को दी है। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन भी लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है। ब्रिटेन ने यूक्रेनी सेना को मास्टिफ आर्म्ड व्हीकल दिए जाने की घोषणा की थी। साथ ही स्टार स्ट्रेक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, 800 एंटी टैंक मिसाइल, हेलमेट और नाइट विजन गॉगल्स भी यूक्रेन भेजने का ऐलान कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने भी यूक्रेन को रूस का मुकाबला करने के लिए $5 करोड़ की मिसाइल, हथियार और अन्य सैन्य उपकरण मुहैया कराने का ऐलान किया था। फिनलैंड ने यूक्रेन को 1500 रॉकेट लॉन्चर, 2500 असॉल्ट राइफल, 1.5 लाख राउंड गोलियां, 70,000 लोगों के लिए फील्ड राशन देने की बात कही थी। जर्मनी ने भी घोषणा की थी कि वो यूक्रेन को 500 स्टिंगर मिसाइल और अन्य हथियारों की आपूर्ति करेगा। यूक्रेन की मदद के लिए स्वीडन भी आगे आया है। स्वीडन ने यूक्रेन को टैंक रोधी हथियार, हेलमेट और सुरक्षा कवच समेत सैन्य सहायता देने का वादा किया है। रूस दुनिया भर में कड़े प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन समेत तमाम देश यूक्रेन पर रूसी कार्रवाई से खफा हैं और ज़ेलेंस्की का साथ दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की लगातार दुनिया से मदद की गुहार लगा रहे हैं और उन्हें मदद मिल भी रही है। यही वजह है कि वह पुतिन से आर पार की जंग लड़ने को तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूक्रेन के अलावा रूस अब 2 और देशों पर
बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है। वो देश हैं फिनलैंड और स्वीडन। फिनलैंड और स्वीडन की तरफ से भी ये इच्छा जाहिर की गई है कि वो नाटो में चले जाएं, यानी नाटो के सदस्य बन जाएं। इसके चलते रूस ने चेता दिया है कि अगर स्वीडन और फिनलैंड ऐसा करेंगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। स्वीडन फिनलैंड पर फिर भड़के पुतिन। नाटो से नजदीकी तो अंजाम बुरा। यूक्रेन के बाद स्वीडन फिनलैंड का नंबर। एक तरफ रूस पिछले 56 दिनों से यूक्रेन पर बारूद की बरसात कर रहा है, तो दूसरी तरफ उन देशों को भी आंख दिखा रहा है जो या तो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं या नाटो से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। पुतिन यूक्रेन से जंग में किसी और की दखल नहीं चाहते और नाटो का ताकतवर होना उन्हें कतई पसंद नहीं है। यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन के रडार पर अब स्वीडन और फिनलैंड आ गया है। रूस ने फिनलैंड और स्वीडन को एक बार फिर सीधे तौर पर धमकी दी है। धमकी ये कि अगर नाटो में शामिल होने की मंशा भी दिखाई तो उसका अंजाम बेहद गंभीर होगा। इससे पहले भी जंग के 51वें दिन रूस ने स्वीडन और फिनलैंड को सीधी चेतावनी दी थी और खबरदार किया था कि अगर फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल होते हैं तो रूस बाल्टिक सागर में अपना डिफेंस मजबूत करेगा, परमाणु हथियारों की तैनाती कर देगा। रूस ने यह भी कहा कि वो यूक्रेन के पश्चिमी हिस्सों में अपने सैनिकों की संख्या दोगुने से ज्यादा बढ़ा देगा। रूस ने फिनलैंड और स्वीडन की सीमा के पास मिसाइलें, घातक जंगी हथियार तैनात कर दिए हैं। आखिर पुतिन इन दोनों देशों को आंख क्यों दिखा रहे हैं और इन दोनों देशों को डर क्या है, ये भी जानिए। दरअसल सामरिक रूप से फिनलैंड रूस के लिए बेहद अहम है। फिनलैंड रूस के साथ 1340 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। फिनलैंड की तो सीमा भी रूस से मिलती है। फिनलैंड लंबे समय से तटस्थ देशों की भूमिका में रहा है। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद अब फिनलैंड को डर सता रहा है कि उसका वही हश्र हो सकता है। ब्लैक सी से बाल्टिक सी तक तनाव। रूस की नौसेना का अभ्यास। जब से स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो में जाने की इच्छा जताई है, तब से रूस ने बाल्टिक क्षेत्र में भी अपनी सेना बढ़ाना शुरू कर दिया है। बाल्टिक सागर में रूस के 10 जंगी जहाजों ने युद्धाभ्यास शुरू किया है। रूस ने चेतावनी दी है कि वो नाटो को अपनी सीमा पर बर्दाश्त नहीं करेगा। ये रूस की सुरक्षा का मामला है। बाल्टिक क्षेत्र में युद्ध के बादल तब से छाना शुरू हो गए जब से फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो की सदस्यता की बात की। इससे रूस का गुस्सा 7वें आसमान पर है। रूस ने फिनलैंड की सीमा पर अपनी सेना की तैनाती भी शुरू कर दी है। रूस ने साफ कहा है कि अगर दोनों देश नाटो में जाते हैं तो वो सीमा पर परमाणु बमों की तैनाती कर देगा। रूस के चिढ़ने की दूसरी वजह यह है कि इस साल जून में नाटो का एक सम्मेलन मैड्रिड में होना है। इस सम्मेलन से पहले नाटो चीफ ने कहा है कि अगर ये दोनों देश नाटो में शामिल होना चाहते हैं तो ऐसा संभव हो सकता है। इसी वजह से पुतिन और ज्यादा भड़क गए हैं और स्वीडन फिनलैंड को लगातार धमका रहे हैं। मैं शाज़िया निसार युद्ध क्षेत्र में मौजूद हूं सिर्फ आपके लिए। आगे भी हमारी ये कवरेज लगातार जारी रहेगी। हम मैदान में डटे रहेंगे सिर्फ आपके लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन युद्ध से जुड़ी हुई हर खबर आपको सबसे पहले रिपब्लिक भारत दिखाता रहेगा। युद्ध क्षेत्र में हमारी रिपोर्टिंग जारी रहेगी। आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।